ना साहब ये कह रहे हैं कि आप डीसी और डीपीओ को ये इख्तियार देंगे, कौन शख्स डिजायरेबल नहीं है, तो आप ये इख्तियार दे रहे हैं, वाकई दे रहे हैं? सर ऐसे ही है, लेकिन सर उसका चलिए ठीक है, ऑलमोस्ट पहले भी डीसी ही, क्योंकि मेरे इल्म में नहीं है, मैं सिर्फ आपसे पूछना चाह रहा हूं क्योंकि वो ये कह रहे हैं। तो ये लॉ आया नहीं है, हम सर मैं प्रिकॉशनरी बता रहा हूँ ना, आ गया सर, कमेटी से होके आ गया है। इज बीन लेट। हमारी आने वाली नस्लें, एवरीबडी विल बी इन टारगेट। आप किसी को चाहेंगे, आपको कह देगा, मैं कह दूंगा कि मलिक अहमद खान साहब मेरे बेटे ये यूज अब्यूसिव लैंग्वेज, एक एविडेंस बना के आपको सजा दे देंगे। सर अगर ये असेंबली ये लॉ पास करेगी, वी आर अंडर ऑलरेडी, आप हैं उसके आपके टारगेट पे, मगर ये ना करें, वक्त बदल जाएगा। ये लॉ को अपोज करें। आपने जो कमेटी को ले गए हैं, ये इस लॉ का नाम क्या? पंजाब कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स एंड एंटी सोशल बिहेवियर बिल 2026। मैंने भी कानून पढ़ा नहीं, देखा नहीं। ये लॉ जो आपकी नजर में भी अब तक नहीं आया, जो आगे है। नहीं देखिए, मैंने असेंबली सेक्रेटेरिएट से पूछा है, तो अभी तो पहले हाउस में ले होगा तो फिर आगे जाएगा। स्टैंडिंग कमेटी में पहले कैसे जा सकता है? अली ओ भाई अली भली साहब, मेरी तरफ अटेंड क्या कर? ये लॉ पेश हो चुका है हाउस में, तो आपने मेरे से साइन नहीं लेना होता जाने से पहले? आई डोंट नो इट। आई टेक अ वेरी सीरियस ऑब्जेक्शन टू दिस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब दो के साथ मैं हूं फरूख कुरैश। नाजरीन, हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो मफाहमत की खबरें सामने आती हैं तो गैर महसूस अंदाज में रियासत, हुकूमत और असम्बली में बैठी तहरीक इंसाफ की क़यादत के खिलाफ एक मुनज़्ज़म अंदाज में मुहिम शुरू हो जाती है। सीनियर सियासतदान और नेशनल डायलॉग कमेटी के रुकन फवाद चौधरी के मुताबिक इस सारी मुहिम के पीछे तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया है, जो नहीं चाहता कि बानी तहरीक इंसाफ जेल से बाहर आएँ, क्योंकि उनके बाहर आने से सोशल मीडिया से डॉलर आना बंद हो जाएंगे। इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले पंजाब हुकूमत के ख़तरनाक बिल की बात करते हैं, जिसके तहत हुकूमती शहरियों से उनकी शनाख्त छीनने के दर पे हुई पड़ी है हुकूमत। हुकूमत पंजाब ने आज़ादी के 78 बरस के बाद पंजाब में ऐसा कानून जिस पर बरतानवी राज के अफसर भी शर्मा जाएं। बिल का नाम है पंजाब कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर एंड एंटी सोशल बिहेवियर बिल 2026, जिसके तहत इंतज़ामिया महज एक इंटेलिजेंस कमेटी की राय की बुनियाद पर किसी शख्स के बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर सकती है, उसकी जायदाद जब्त कर सकती है, सोशल मीडिया और ऑनलाइन मौजूदगी को ख़त्म कर सकती है, मोबाइल फ़ोन कब्जे में ले सकती है और उसे इलेक्ट्रॉनिक निगरानी में रख सकती है। यह बिल असम्बली की मुतलका कमेटी से मंजूर हो चुका है और अब सिर्फ पंजाब असम्बली की मंजूरी का मुंतज़िर है। यह बिल मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असम्बली खालिद महमूद रांझा, जो साबिक जज रह चुके हैं, उन्होंने पेश किया। इस बिल के मुताबिक ज़िली जो इंटेलिजेंस कमेटियाँ हैं मुस्तकबिल में अपनी मर्ज़ी से मज़ीद सरगर्मियाँ भी एंटी सोशल बिहेवियर करार दे सकती हैं। इसके लिए दोबारा असम्बली से कानून मंजूर करवाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। इस बिल का सबसे ख़तरनाक पहलू ये है कि सज़ा जुर्म साबित होने के बाद नहीं, बल्कि सिर्फ मुकदमा दर्ज होने या पुलिस की रिपोर्ट की बुनियाद पर दी जा सकती है। अगर किसी शख्स के खिलाफ काबिल ज़िक्र शवाहिद मौजूद हों या उसे मखसूस जराइम में एक से ज़ायद मरतबा गिरफ्तार किया गया हो, तो उसे आदी मुजरिम करार दिया जा सकता है, चाहे बाद में वो तमाम मुकदमात में से बरी हो जाए। बिल में एंटी सोशल बिहेवियर की 23 मुख्तलिफ इकसाम शामिल की गई हैं, जिनमें जराइम और मंशियात की स्मगलिंग जैसे संगीन जराइम के साथ साथ अवामी मकामात पर गालम गलोच, लोगों को परेशान करना शामिल है। इसी तरह सोशल मीडिया पर गलत मालूमात फैलाना और जानवर पर जुल्म जैसे मामलात भी बिल का हिस्सा हैं। इसी तरह ज़िली इंटेलिजेंस कमेटियाँ मुस्तकबिल में अपनी मर्ज़ी से मज़ीद सरगर्मियों को भी गैर समाजी रवैया करार दे सकती हैं। अब सवाल यह है कि बिल के तहत आदी मुजरिम या गैर समाजी रवैयों के हामिल शख्स को सज़ा कैसे मिल सकती है, क्या मिल सकती है? बिल के मुताबिक आदी मुजरिम करार पाने वाले शख्स को कम अज़ कम 3 माह इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग डिवाइस पहनना होगी। आदी मुजरिम को ज़मानती मुचलके जमा कराने होंगे, पुलिस की हिदायत के मुताबिक हाज़िरी देना होगी। ये नहीं बल्कि इंतज़ामिया की जानिब से आदी मुजरिम की तस्वीर, फिंगरप्रिंट्स, हाथ की लिखाई, बायोमेट्रिक मालूमात और मुमकिना तौर पर DNA भी महफूज किया जाएगा। इसी तरह आदी मुजरिम का नाम ज़िलाई और सूबाई हैबिचुअल ऑफेंडर्स रजिस्ट्री में दर्ज किया जाएगा। बिल के तहत ज़िलाई इंतज़ामिया को इख्तियार दिया गया है कि वो किसी शख्स को हैबिचुअल ऑफेंडर्स करार दे के उसका नाम आगे नेशनल PNIL में शामिल कर सकती है और इसका पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक या जब्त भी हो सकता है। सोशल मीडिया के अकाउंट्स बंद किए जा सकते हैं। आदी मुजरिम का मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और उनका तमाम डाटा जब्त करने के अलावा मनकूला और गैर मनकूला जायदाद जब्त की जाएगी। हैबिचुअल ऑफेंडर के बैंक अकाउंट्स मुनजमद होंगे, जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए निगरानी की जाएगी। सवाल ये है, ज़िली इंतज़ामिया अदालत में जाने से कबल किस तरह एक शख्स को आदी मुजरिम करार दे सकती है?
सज़ा से कबल इंतकामी रवैयों का तदराक कैसे होगा? फहश या मुनासिब ज़ुबान का फ़ैसला कौन करेगा? परेशान करने और मामूल की समाजी गुफ्तगू में फ़र्क कौन मुतय्यन करेगा? गलत मालूमात की तारीफ़ कौन करेगा? इन तमाम सवालात का जवाब कानून में वाज़िया नहीं है, बल्कि इन्हें इंटेलिजेंस कमेटियों की स्वाबदीद पर छोड़ दिया गया है। जानवर पर जुल्म को भी इसी फहरिस्त में शामिल करना इस बात का सबूत है कि हुकूमत ने कानून को जानबूझकर इतना वसी रखा है कि इसे मुख्तलिफ हालात में आसानी से इस्तेमाल किया जा सके। इस पर जो स्पीकर पंजाब असम्बली है मलिक अहमद ख़ान, उन्होंने इस पर बयान दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि उनके इल्म में ये बिल नहीं है और जो ये लाइलमी हुई है उस पर भी वो सख्त एक्शन लेंगे और इस तरह का बिल जो है ये मंजूर नहीं किया जा सकता, ये उन्होंने कहा। इस सारे मामले पे बात करने के लिए तैयाब राशिद सिंधु MP हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, मियाँ दाऊद साहब माहिर कानून। तो आगाज़ पहले करते हैं। जी मियाँ दाऊद साहब, ये ज़रा आप बताएं कि ये क्या है, ये जो मैं मालूमात आपके सामने पेश की हैं, ये किस तरह से मुमकिन है? यानी अगर सोचें तो ऐसे लगता है जैसे पाकिस्तान में क्या होगा आगे जाके। देखिए, पाकिस्तान में जो होगा वो तो हम नहीं देख सकते, लेकिन अभी जो पाकिस्तान में बिलखसूस पंजाब में हो रहा है वो भी कोई इतना हौसला अफजा नहीं है। CCD की मिसाल हमारे सामने है, ऐसा दुनिया की तारीख में कभी नहीं हमने देखा, सवाए फ़लस्तीन के अंदर जहां पर इसराइल जो है, इसराइली फोर्सेस जो हैं वो जिसको दिल करता है जहां पर बगैर इल्ज़ाम लगाए बगैर ट्रायल किए उसको कत्ल कर रही हैं। लेकिन ये जो बिल है ये हम सबको इसके ऊपर खुशी का इजहार करना चाहिए कि ये बिल जो है वो पंजाब के अंदर लागू होने जा रहा है। और अगर ये बिल पंजाब के अंदर लागू हो गया तो सेक्शन 9 के तहत जो हैबिचुअल ऑफेंडर की कैटेगरी है, सेक्शन 9 उन्होंने मुतारफ करवाई है, उसके तहत तो आधा पंजाब की आबादी जो है वो ऑटोमेटिकली आज खुद ही हैबिचुअल ऑफेंडर डिक्लेयर कर दी जाएगी। वो इस तरीके से, क्योंकि इस सेक्शन 9 में लिखा हुआ है कि जिस किसी शख्स के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा वो हैबिचुअल ऑफेंडर की कैटेगरी में खुद ब खुद फॉल कर जाएगा। और अगर हम माजी में देखें गुज़श्ता 2 बरसों में, तो माजी करीब के अंदर हमने देखा कि बहुत सारे बच्चे जो हैं उनको ट्रैफिक वायलेशंस के ऊपर उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिए गए थे, कचहरियों में लाइनें लग गई थी। तो वो सारे बच्चे तो अब हैबिचुअल ऑफेंडर की कैटेगरी में आ गए। फिर हम अक्सर देखते हैं, अक्सर सरकारी मुलाजमीन जो है वो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर धरना देते हैं, एहतजाज करते हैं, तो उनके ऊपर सड़कें बंद करने का और कार्य सरकार में मुदाखलत का मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। तो बहुत बड़ी तादाद सरकारी मुलाजमीन की जो है वो भी हैबिचुअल ऑफेंडर जो है वो डिक्लेयर कर दी जाएगी। उसके बाद सबसे बड़ा जो जुल्म होगा वो ये होगा कि जो ग्वांतानामो बे में भी अप्लाई नहीं किया गया था, वो ये होगा कि आप उसको एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगा देंगे। अगर हम याद करें तो ग्वांतानामो बे के कैदियों के लिए भी ये एक तजवीज़ आई थी कि उनके अंदर चिप लगाई जाएगी, लेकिन दुनिया में बहुत ज़्यादा इसको राइट टू प्राइवेसी के तनाजर में इसके ऊपर एतराज़ किया गया और अमेरिका जो है वो इस बात से भाग गया था। लेकिन ये क्रेडिट जाता है हमारी मुस्लिम लीग नून को कि वो पंजाब के अंदर एक ऐसी चिप जो है, एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है वो मुतारफ करवाने जा रही है जो जिससे जो शख्स जहां पर भी जाएगा उसकी मॉनिटरिंग हो रही होगी। वो अपने घर में जाता है, अपनी फैमिली में जाता है, बच्चों के साथ खेलता है या और अपने किसी किस्म के इंतहाई निजी मामलात के अंदर जाता है, तो फिर भी उसकी जो है वो होगी। और ये सारा इख्तियार जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव उन शख्सियात को दिया गया है जिसके ऊपर पाकिस्तान के पंजाब के अवाम का पहले ही एतमाद नहीं है। जैसे कि इसके अंदर शामिल किए गए हैं SHO की रिपोर्ट के ऊपर जो है वो हैबिचुअल ऑफेंडर डिक्लेयर करने की सिफारिश की जाएगी। हम सारे जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बिलखुसूस पुलिस जो है वो किस तरीके से निज़ाम कर रही है। अमली तौर के ऊपर अवाम का पुलिस के ऊपर एतमाद नहीं रहा, लेकिन इसके बावजूद उनको शामिल कर लिया गया है। हम सारे जानते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस हैं वो किस तरीके से बिहेव करती हैं, रिएक्ट करती हैं, सोसाइटी के अंदर किस तरीके से चलती हैं। साहब, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन मैं तैयाब राशिद सिंधु साहब जो इस असम्बली के मेंबर हैं, तो मैं तैयाब राशिद सिंधु साहब आपसे पूछना चाह रहा हूं, आपके होते हुए ये किस तरह की कानून साजी और किस तरह ये सोच आती कहाँ से है, और ये जो मैं बातें कर रहा हूँ क्या इसमें कुछ गलत है जो मैंने पूरा बयान किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरूख भाई बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया।
देखिए, जो आपने बयान किया है, अगर उस बिल को पढ़ा जाए तो आपकी बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं। और ये बड़ी अफसोस की बात है कि अगर आप तारीख के औराक को पलट के देखें तो यूं महसूस होता है कि हम दोबारा ब्रिटिश एम्पायर में चले गए हैं या जनरल अयूब का मार्शल लॉ आ गया है। क्योंकि ये बिल्कुल वही कानून है जो 1871 में जो एक ट्राइबल क्रिमिनल एक्ट बना, उसके बाद एक गुंडा जो एक्ट बना। लेकिन मैं हैरान ये हूं कि ये इस हुकूमत को ये कहाँ से कोई ख्वाब आता है, कोई अनाउजुबिल्ला को वही आती है कि ये ऐसे इकदामात करने पे मजबूर है जिससे ये अवाम से पहले दूर तो हो चुके हैं लेकिन मजीद दूर हो रहे हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि एक ड्रैकोनियन ये लॉ है। अगर ये लॉ बन जाता है, आज असेंबली में भी जो मेंबरान सूबाई असेंबली थे, इवन के स्पीकर भी, वो भी बड़े हैरान थे कि ये कैसा कानून है, मतलब, और ये कैसा कानून साजी हुकूमत करवाना चाह रही है इस ऐवान से, जिसमें आप लोगों के हकूक को सल्ब करने जा रहे हैं। जिस तरह मेरे भाई कह रहे थे कि राइट ऑफ प्राइवेसी, मैं तो कहूंगा कि आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को खत्म करने जा रहे हैं। आप जो राइट टू लाइफ है उसको खत्म करने जा रहे हैं। आप तो लोगों की जिंदगियों पे जो है वो पाबंदियां लगाने जा रहे हैं। ये तो बिल्कुल इसके मुतरादिफ है। और फिर आप इख्तियारात उन लोगों के हाथ में दे रहे हैं जो लोग पहले ही मैं समझता हूं कि बिल्कुल आप उन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। वो अपनी जाती पसंद नापसंद और इस कानून को बुरे तरीके से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। वो इस कानून का नाजायज फायदा उठा सकते हैं पॉलिटिकली। किसी जमात को, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पे हम देख रहे हैं पिछले 3-4 साल से जो जुल्म बर्बरियत हो रही है, तो ये तो एक और इनके पास हथियार आ जाएगा। टूल आ गया। इन्होंने सहाफत को स्नब किया, उनकी जो पीका एक्ट के थ्रू जो सहाफियों की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन थी उसको खत्म कर दिया। अब ये अवाम की भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को खत्म करने जा रहे हैं। तो ये बड़े, मैं समझता हूँ ये अफसोसनाक है और ये बिल्कुल एक ड्रैकोनियन लॉ है। अरकान आपस में, क्या आप अपोजिशन से ताल्लुक रखते हैं या हुकूमत के लोगों से भी अगर आप मिले हैं तो इसकी गूंज क्या सुनाई दी आपको? पंजाब असेंबली में लोग आपस में क्या बातें कर रहे थे इसके हवाले से? जी, जिस तरह मैंने अभी बयान किया कि इवन के स्पीकर साहब जो थे, जो स्पीकर पंजाब असेंबली हैं, वो भी इस पे बड़े, और वो भी मतलब ये कहने पे मजबूर थे कि ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। ऐसा कानून किसी के समझ में नहीं आ रहा था। इवन के जो हुकूमती लोग हैं या ऑपोजिशन तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा हैरान थी। हमारे पहले भी जब ये जब ये कमेटी से पास हुआ है, कमेटी फॉर होम जो है पंजाब असेंबली की, हम तो उसी वक्त इसको पढ़ के हैरान हो गए कि ये हुकूमत क्या करने जा रही है। क्योंकि हम कमेटियों का हिस्सा नहीं है, इसलिए हमें जब ये कमेटी से पास होके आया, जब ये बिल जिसकी रिपोर्ट जब इस बिल की ले हुई, तो हमें पता चला कि ये एक ऐसा ड्रैकोनियन लॉ जो है इस कमेटी ने पास की। और जब ये ऐवान में आएगा तो यकीनन उनके जो हुकूमत है उनकी तादाद हमसे, जिस तरह भी उन्होंने हमसे ज्यादा कर ली हुई है, तो ये कानून अल्लाह ना करे ये बन जाएगा। और अगर ये बनेगा तो ये सब लोग सिर्फ आप इस कानून में इसलिए जिम्मेदार हैं कि आप लोग ओपोजिशन में हैं, आप लोगों का काम था इनको रुकवाना, लेकिन आप कमेटियों का हिस्सा नहीं है। वो टेलीकॉम वाले टावर हों, ये वाला कानून हो, वो हर चीज़ अपनी मर्जी से करते जा रहे हैं। आप बिल्कुल साइड पे होके बैठे हुए हैं और कल को अवाम के सामने जब जाएंगे तो आप भी उतने कसूरवार होंगे जो ये कानून बनाने वाले और लागू करने वाले हैं। देखिए फारूक साहब, इसमें आपकी बात इस हद तक जरूर दुरुस्त है कि हम वहां आवाज नहीं उठा सक रहे, बट हमारे वहां भी बात करने से, मैं लोकल गवर्नमेंट कमेटी का मेंबर था, मैंने वहां जब ये लोकल गवर्नमेंट बिल आया, हम लोग सरापा एहतजाज थे कि आप ये एक ऐसा लोकल गवर्नमेंट कानून बनाने जा रहे हैं जिसमें अवाम, जो आप आर्टिकल 140A है जिसमें आप इख्तियारात को नीचे तक भेजते हैं, आप उसके बिल्कुल मुतरादिफ एक कानून बनाने जा रहे हैं। हमने बहुत शोर मचाया, हमने अपनी तजावीज दी, लेकिन हुकूमत ने हमारी एक तजवीज भी नहीं मानी। देखिए, जब आप सिस्टम को बुलडोज करना चाहते हैं, जब आप अवाम से अपना राब्ता खत्म करना चाहते हैं, जब आपको अवाम के हकूक की कोई परवाह नहीं होती, तो फिर बेशक ऑपोजिशन आवाज उठाए, आम अवाम आवाज उठाए, बेशक उसातिज़ा आवाज उठाए, बेशक क्लर्क एसोसिएशन आवाज उठाएं, फिर आपको ये फर्क नहीं पड़ता कि आम अवाम की पल्स क्या है। फिर आप ताकत के नशे में इतने पागल हो जाते हैं कि फिर आपको लगता है, वो जिसे कहते हैं ना कि एब्सोल्यूट पावर मेक्स यू करप्ट, फिर आप इतने मेंटली करप्ट हो जाते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि आप क्या कर रहे हैं। तो ये तो एक बिल्कुल मार्शल लॉ लगाने के मुतरादिफ है। लेते हैं एक ब्रेक।
ब्रेक से वापस आएंगे तो मियां दाऊद साहब से पूछते हैं कि ये बिल अगर आ जाता है तो फिर क्या होगा, कैसा होगा ये मुल्क, कैसा होगा ये सूबा, असरात क्या होंगे इसके। वेलकम बैक। मियां दाऊद साहब, ये मुमकिन कैसे है, यानी एक तो बात होगी ना कि ज़िले की इंतज़ामिया किसी को भी आदी मुजरिम करार दे दे, ऑफेंडर करार दे दे और फिर उसके साथ जो चाहे वो सलूक करे, और लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कानून में किस तरह से गुंजाइश होगी कि एक बंदा है अदालत में, उसका जो हक है कि वो अपने आप को बताए कि मैं गुनाहगार नहीं हूँ, ये उसका हक तो उससे पहले ही छीन लिया गया। यानी अगर मैंने तय कर लिया, मैं इंतज़ामिया हूँ, मैंने तय कर लिया, तो फिर मुझे मियां दाऊद को गुनाहगार साबित करने से कौन रोक सकता है। और मैं आपकी आवाज़ मैंने दबा दी, आपके सोशल मीडिया मौजूदगी ख़त्म करके मैंने आपको वो लगा दिया, वो चाहे उसकी वो कोई भी होगा, मैंने आपको वो कड़ा पहना दिया जिससे पता चले कि आप कहाँ पर होंगे, तो मैंने तो आपको कोई हक दिया ही नहीं। इसके बाद ये इतना खौफनाक बिल है और मैं हैरान हूँ, इस पर कोई डिबेट इस तरह से हुई नहीं। मैं फरूख साहब आपके सवाल के ना दो हिस्सों में जवाब देना चाहता हूं। पहला हिस्सा ये है कि बेसिकली अगर आप इसको कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें जी, तो इस बिल के जरिए पंजाब के अंदर मार्शल लॉ नाफज करने की कोशिश की जा रही है, इमरजेंसी नाफज करने की कोशिश की जा रही है। वो इस तरीके से कि जब भी पाकिस्तान के अंदर या किसी मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लागू होता है तो उसके बुनियादी हकूक सलब कर लिए जाते हैं। इस बिल के जरिए भी जो आइन ने हमें बुनियादी हकूक दिए हैं वो सलब करने की कोशिश की जा रही है, बल्कि इन्होंने कर जाने हैं। वो कैसे, मैं आपको एक एक आर्टिकल वाइज बता देता हूं। जैसे आर्टिकल 9 है राइट टू लाइफ एंड राइट टू लिबर्टी। आप मुझे कड़ा पहनाने के बाद मेरा राइट टू लिबर्टी जो है, जिसका इख्तियार, जिसका ट्रायल करने का इख्तियार, गारंटी करने का अदालत के पास है, आप मुझसे वो छीन रहे हैं। आप मुझसे आर्टिकल 10 के तहत जो है मुझे अरेस्ट और डिटेंशन में रख रहे हैं कि मैं हर वक्त अपने आप को ज़हनी तौर के ऊपर डिटेन तस्वर करूंगा कि मेरे हाथ के अंदर वो कड़ा पड़ा हुआ है। ये बिल जो है वो आर्टिकल 10A की भी वायलेशन है कि जो हुकूमत मेरे पे इल्जाम लगा रही है वही हुकूमत मुझे आदि मुजरिम भी डिक्लेयर कर रही है। 10A की ये भी वायलेशन है। फिर जो है आर्टिकल 13 डबल पनिशमेंट जो है, आपने पहले मुझे एक मुकदमे में सजा दे दी हुई है, जैसे कि इस कानून की दफा 9 से जाहिर होता है, तो उसके बाद एक तरफ से मैं 302 के अंदर अदालत से सजा याफ्ता होऊंगा और जमानत करा के आ जाऊंगा। जमानत में जब मैं बाहर निकलूंगा तो चूंकि मेरे पे सेक्शन 9 लागू होगा, मुझे कड़ा पहना दिया जाएगा, तो वो मैं फिर डबल पनिशमेंट में जाऊंगा। फिर डिग्निटी ऑफ मैन आर्टिकल 14, उसकी भी ये वायलेशन है। आप मुझे कड़ा पहना देंगे, मैं सारा जब भी जितने 3 महीने सोसाइटी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेके फिरता रहूंगा तो लोग मुझे कहते रहेंगे कि ये आदि मुजरिम है। मेरी डिग्निटी को आप हर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आइन का आर्टिकल जो 15 है मूवमेंट का, वो आप मेरी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है वो इसके जरिए कटेल कर रहे हैं। मैंने कहीं जा नहीं सकता, मैंने जाना है तो पहले मैं बताकर जाऊंगा मुतलका इंटेलिजेंस कमेटी को, SHO को, जहां पर मैंने छोटी बॉन्ड दिया हुआ है। फिर आप आइन के आर्टिकल 16 मेरी फ्रीडम ऑफ असेंबली जो है वो आप कटेल कर रहे हैं। मैं अपने हाथ में कड़ा पहन के कहीं 4 दोस्तों में किसी मजमे में जा नहीं सकता, वो आप कटेल कर रहे हैं। फिर आप जो मेरी फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस है, यानी कि अगर मैं आदि मुजरम हो गया तो मैं तो कारोबार ही नहीं कर सकूंगा, क्योंकि मेरे साथ कोई बंदा कारोबार ही नहीं करेगा। कारोबार करने वाला कहेगा यार ये तो बंदा आदि मुजरम है, इसका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हो सकता है, इसका पासपोर्ट ब्लॉक हो सकता है, इसका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकते हैं, तो ये बंदा कारोबार क्या करेगा, बिल्कुल नहीं कर सकता। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो है, आप मेरा राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो मेरे से कटेल कर रहे हैं। सिर्फ एक आपके करप्ट ब्यूरोक्रेट ने या करप्ट पुलिस ऑफिसर ने रिपोर्ट कर दिया है तो इसका मतलब आप मेरा राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है वो छीन रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो प्रॉपर्टी है, आर्टिकल 23 और 24 के अंदर, वो मुझे आइन ने इख्तियार दिया है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी जो है वो रख सकता हूं, उसको सेल आउट कर सकता हूं। आप मुझसे वो इख्तियार छीन रहे हैं और मेरी प्रॉपर्टी को अटैचमेंट करने का इख्तियार किसको दे रहे हैं? अपने करप्ट ब्यूरोक्रेट को, जो मुझसे जो है हर मौके के ऊपर मुझसे रिश्वत लेते हैं। और ये इख्तियार अदालत का है, किसी प्रॉपर्टी की अटैचमेंट करना आफ्टर ट्रायल, वो अटैच करती है। वो इख्तियार जो है आप अदलिया से लेके आप इनको दे रहे हैं इस बिल के जरिए। मैं जाती तौर के ऊपर समझता हूं कि ये पंजाब में मार्शल लॉ लगाया जा रहा है। बुनियादी हकूक सारे के सारे, कम से कम 17 बुनियादी हकूक है जो इस बिल के जरिए सल्ब करने की तैयारी की जा रही है। अब आपके सवाल का दूसरा हिस्सा कि ऐसा हो क्यों रहा है, फारूक साहब आप मुस्लिम लीग नून की तारीख उठाकर देख लें। जब मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार के अंदर आई है तब तक मुस्लिम लीग नून ने बुनियादी
अवामी हकूक के खिलाफ कानून साजी की है, इकदाम किए हैं। अब नवाज शरीफ साहब के पहले दौर से लेके अभी रिसेंट पास तक आकर देख लें, आप पीका देख लें, इन्होंने लागू किया, इन्होंने मुतारफ करवाया, और फिर उसका कितना मिसयूज हुआ इनके कारकुनान के खिलाफ भी हुआ। अभी आप सीसीडी उठाकर देख लें, ये पाकिस्तान पंजाब की तारीख जब भी लिखी जाएगी, इससे ज्यादा शर्मनाक तारीख कभी नहीं लिखी जाएगी जितना पंजाब का ये मौजूदा दौर जो है। खुद और इनके मुझे गले का यकीन फंदा है, बनेगा। ये अब याद रखिएगा कि अब ये प्रोग्राम जब नशर होगा और फर्ज कर लें कि 6-7 महीने 2-4 महीने के बाद ये बिल लागू हो जाता है, तो सबसे पहला मुकदमा मेरे पे दर्ज होगा, क्योंकि इसका इख्तियार चला गया। उनको जो भी इनके खिलाफ बात करेगा उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा। जो भी नवाज शरीफ मुर्दाबाद का नारा लगाएगा, कोई सियासी मुखालफ लगा देता है तो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। अगर ये पीटीआई वाले जो है वो मरियम नवाज मुर्दाबाद का नारा लगाएंगे तो सारी पीटीआई जो है वो करे हैबिचुअल ऑफेंडर जो आदि मुजरम जो है वो डिक्लेयर कर दी जाएगी। तो मैं जाती तौर पे इस पे समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून की हमेशा सोच रही है अवाम के खिलाफ कानून साजी करना, खुद और कैसे उनको गुलाम बनाकर बचेगी रखना, मियां साहब, अपने कर तो मुतला रखना। लेंगे, खुद कैसे नून लीग बचेगी। मैं तैयाब साहब आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ओपोजिशन तो वन लाइन दे दूं ना, मुस्लिम लीग नून ना कभी अवाम के वोटों से इक्तदार में आई थी, ना आई है, ना मुस्तकबिल में कभी आएगी। इसलिए इनको इस बात की कतई फिक्र नहीं है कि अवाम इनको क्या कहेगी। ये बिल्कुल हकीकत है, ये हमें माननी पड़ेगी। चलें तैयाब साहब, ओपोजिशन ने कोई लाया अमल बनाया है इससे पहले भी? वैसे पंजाब असम्बली में एक इससे हट के थोड़ी सी बात थी कि पिछले बजट जो इजलास है इसी में मैंने देखा 2-3 वज़रा ने कुछ बातें की थी। उस पर फिर स्पीकर पंजाब असम्बली उन्होंने कहा कि आप अपना हुकूमती माइंड सेट जो है वो चेंज करें, अपने जो अफसरान हैं उनको भी रूल्स पढ़ाएं और यहाँ पे लोगों को बताएं कि क्या आना है, कि किस लिए हम बैठे हुए हैं, क्या करना है। तो वहाँ पर क्या चल रहा है कि क्या फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है हुकूमत ने बिल्कुल, और ओपोजिशन क्या सोच रही है? आप लोग कोई लाया अमल बना रहे हैं या बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर रही हैं? देखें, सबसे पहले तो ये है कि फारूक साहब, जब ये जो एक ड्रैकोनियन लॉ आएगा असेंबली में टेबल दोबारा होगा, तो यकीनन हम अपना एक भरपूर, जिस तरह बजट में भी आपने देखा कि ऑपोजिशन ने इस हुकूमत की जितनी ऐसी पॉलिसीज जो आम आवाम, गरीब आवाम के खिलाफ थी, उसको हमने बहुत टारगेट किया, उस पर हमने एक बड़ा सख्त रद्द अमल दिया और इस बजट को भी हमने पूरी तरह हमने इसके खिलाफ जो है वो अपनी आवाज उठाई। और सेकेंडली जो ये कानून, देखें इसमें बहुत अच्छी बातें की मियां साहब ने, लेकिन देखें इसमें आपने राइट ऑफ अपील छीन लिया कि आपने 3 लेयर अपील सिस्टम बनाया है, जो आप उन्हीं लोगों के सामने अपील करेंगे जिन्होंने आपको हैबिचुअल ऑफेंडर डिक्लेयर किया है, और उसके बाद आपने अपना जुडिशियल सिस्टम कोलैप्स कर दिया, उसको खत्म कर दिया। आपने एक पैरेलल जुडिशियल सिस्टम बना दिया, वो बेशक सीसीडी की शक्ल में है, वो बेशक आप इसको ले लें जो आप ये नया कानून बनाने जा रहे हैं। देखिए, इंशाल्लाह ऑपोजिशन ने पंजाब में, जब आपको याद है कि जो सहाफियों के खिलाफ कानून बनने जा रहा था, पीका एक्ट बनने जा रहा था, उस पर कितनी भरपूर आवाज उठाई गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से पंजाब असम्बली में। उस वक्त अहमद खान बचर साहब अपोजिशन लीडर थे, सहाफियों को असम्बली में बुलाया गया, उनसे मीटिंग हुई और उनकी पूरी सपोर्ट की गई। इंशाल्लाह अब भी जो भी ये काम जो आम आवाम के खिलाफ होगा, इंशाल्लाह हम उसकी भरपूर आवाज बनेंगे। लेकिन बात यही है कि एज अ पॉलिटिकल वर्कर और एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, ये कोई भी हुकूमत ऐसा काम करे जिसमें ये कल को, ये कानून जारी बात है, कल को इंशाल्लाह इनकी हुकूमत सारी उम्र तो नहीं रहनी, अल्लाह करेगा, मतलब इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी हुकूमत में आएगी, तो ये कानून इनके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है। इनको ये भी होश के नाखून देने चाहिए कि कोई भी ऐसा कानून जिससे आम आवाम को आप डैमेज करने जा रहे हैं, आप पॉलिटिकल एक्टिविटी को डैमेज करने जा रहे हैं, आप सहाफियों को, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को डैमेज करने जा रहे हैं, आपको ऐसे कोई भी कानून बनाने से इज्तनाब करना चाहिए। और एज ऑपोजिशन इंशाल्लाह हम अपना भरपूर इस पे जो अपनी, जिसकी मैंने कहा था आपको कि भाई स्पीकर साहब ने भी इनके देखिए माइंडसेट तो मुझे यही लगता है कि इनको यकीनन ये पता है कि हम अवाम के वोट लेकर आए नहीं है, और जितने भी इन्होंने काम किए हैं, देखें आप वो पीरा फोर्स ले लें,
या और भी जितने भी इन्होंने अथॉरिटीज बनाई हैं, इन्होंने अवाम को क्रश करने के लिए बनाई है, इन्होंने अवाम की तजलील करने के लिए बनाई है, इन्होंने अवाम को के जो इंसानी हकूक हैं उनको सल्ब करने के लिए बनाई है। तो स्पीकर साहब ने जो ये कहा, स्पीकर पंजाब असम्बली ने, कि आपका माइंडसेट जो है वो डेफिनेटली वो भी उस ऐवान की जो बालाई कुर्सी है उस पर बैठ के ये सोच रहे हैं कि ये हुकूमत तो जो है ये बिल्कुल आम आवाम को क्रश कर रही है, ये आम आवाम को जो है ये, और इनका जो माइंड सेट है वो इतना, जिसे कहते हैं वो आप कह लें कि एक जिस तरह कोई मार्शाल्लाह लगाया हुआ इन्होंने, ये उस तरह का इनका माइंडसेट हो गया इनका, और ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम के तहत ये चल रहे हैं। तो डेफिनेटली वो भी ये सोच रहे हैं कि ये अवाम के हुकूमत तो रह ही नहीं गई है, और ये आम आवाम से इनका ताल्लुक जो है वो आहिस्ता आहिस्ता 8 फरवरी के इलेक्शन में खत्म तो हो गया था, लेकिन ये हर इकदाम वो कर रहे हैं कि जो थोड़ी बहुत कसर रह गई थी अब तो वो भी ये निकालने की पूरी अपनी कोशिश कर रहे हैं। मियां दाऊद साहब, आखिरी आपसे कमेंट लूंगा, मैंने ब्रेक पे जाना है, कि ये जो सिविल सोसाइटी भी किसी मुल्क में होती है और बाकी लोग भी होते हैं, चलें अपोजिशन तो है, इसके ऊपर क्या आवाज़ें हैं, क्या लोग इस पे कोई बार्स को बाकी लोग इस पे आवाज़ उठाएंगे कि हुकूमत को ना सिर्फ इस बिल से बल्कि इसके बाद भी या इससे पहले भी जो हरकतें कर रही हैं इससे बाज रहे हैं, कि एहतजाज तो आना चाहिए ना सिविल सोसाइटी से? बिल्कुल होना चाहिए, और सिविल सोसाइटी अब सड़क के ऊपर तो एहतजाज कर नहीं सकती, क्योंकि जो भी सड़क के ऊपर एहतजाज करेगा उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है और उसकी फैमिली को उठा लिया जाता है। जितना चादर और चारदीवारी का तकद्दुस जो है मौजूदा दौर के अंदर पामाल हुआ है, शायद ही किसी दौर के अंदर जो है वो पामाल हुआ हो। ले दे के बचा है सोशल मीडिया के ऊपर लोग इस बात का इजहार कर भी रहे हैं गुज़श्ता 24 घंटों से, और आवाज भी उठा रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये मुस्लिम लीग नून की मौजूदा हुकूमत जो है ये रुकेगी नहीं, ये हर हाल में इस आमराना, इस मार्शाअल्लाह को जो है वो पंजाब के अंदर नाफिज करके रहेगी। अपने हद तक जो है हर शख्स जो है वो अजान देता रहेगा, अदालतों में इसको चैलेंज भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और मैं इस बात की तवक्को नहीं रखता कि मौजूदा अदलिया जो है 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद उसके अंदर इतनी सख्त रह गई है कि वो किसी कानून को खिलाफ आईन करार देकर कलदम कर दें। बहुत शुक्रिया। लेकिन अपने हिस्से की अजान जरूर दें, अपने हिस्से की अजान सबको देनी चाहिए। एक ब्रेक पे जाना है। मियां दाऊद साहब, तैयाब, राशिद सिंधु साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ब्रेक से वापस आएंगे तो फवाद चौधरी साहब हमें ज्वाइन करेंगे, साबिक वफाकी वजीर। चल क्या रहा है, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कश्मीर के इंतखाबात में शिरकत नहीं करनी चाहिए और मुफाहमत की राह में रोड़े कौन अटका रहा है, इस पर उनसे पूछेंगे। एक शॉर्ट कमर्शियल। वेलकम बैक। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ हैं। चौधरी साहब, हम बात यही कर रहे थे, आपने कहा है कि जी ये आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में भी पीटीआई को शिरकत ऐसे नहीं करनी चाहिए, निशान मिले, वरना तो ये आप अखलाकी जवाज़ दे रहे हैं इनको इंतखाबात को। तो क्या आप इस तरह, तो गिलगित में भी क्या हुआ था, गिलगित बल्तिस्तान में भी आपने देखा। क्या नतीजा निकला? हाँ, वही मैं कहा, आपकी तो आपके पास तो एक माजी करीब में एक मिसाल मौजूद है ना, आप फौरी तौर पर वो पेश भी कर सकते हैं कि आपके सामने क्या हुआ। लेकिन अभी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मसाइल में उलझी हुई है, वहाँ पे कौन फैसले करता है, कैसे फैसले करता है, और क्या सियासी क़यादत उस तरह से मौजूद है इतनी मेच्योर कि जो इस मसले को, इस क्राइसिस को, ये क्राइसिस भी तो नहीं ना आया पार्टी पे इससे पहले, तो कैसे निकल सकती है इसमें से? देखिए, बात यह है कि जो पीटीआई की जो इस वक्त की लीडरशिप है वो इमरान खान ने उस्मान बुज़दार मॉडल के ऊपर लगाई है। यानी वो ये समझते थे कि मैं ऐसे लोगों को लगाऊंगा जिनकी कोई वर्थ नहीं होगी, ताकि फैसले जो हैं वो हमारे ही हाथ में रहें। ठीक है। अब वो अनफॉर्चुनेटली उस जो थ्योरी है उसके नतीजे में जो लोग लगाए गए हैं तो उनकी तो बिल्कुल ही कोई वर्थ नहीं है, और वो इमरान खान की मदद करने की किसी पोजीशन में नहीं है। और फिर अब तो खैर बात इससे भी आगे है, क्योंकि इस हफ्ते जब थोड़ी सी गुफ्तगू चली कि इमरान खान की मुलाकात हो सके उनकी बहनों से या बैरिस्टर सैफ ही जाके मिल सके, तो एक बाकायदा कैंपेन दोबारा लॉन्च कर दी गई फौजी लीडरशिप के खिलाफ। और इसका वाहिद मकसद ये था कि जो हालात अगर बेहतरी की तरफ जाते हैं तो ना जाए। अब ये अगर सूरत हाल है और तहरीक इंसाफ के अंदर से ही लोग जो है वो इमरान खान के बाहर निकलने से खौफजदा हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस किस्म की
इस वक्त चैलेंज है जिसका सामना है इमरान खान को, कि एक तरफ जो हुकूमत है, हुक्मरान है जो उन्हें अंदर रखना ही चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ पीटीआई के अंदर भी एक सेगमेंट है जो कि जिनको सूट नहीं कर रहा कि इमरान खान बाहर है। सो दिस इज अ डबल जेपर्डी राइट नाउ, एक डबल चैलेंज है उनके सामने नंबर आजमाने के। ये आपके साथ लोग रहे हैं, आपके कुलीग रहे हैं कैबिनेट में। अब मैं कल देख रहा था जिस तरह शहबाज गिल की, कासिम सूरी की जो तकारीर है वो मैं टीवी पे तो नहीं चला सकता, मुमकिन नहीं होगा मेरे लिए। और फिर मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल पेज भी देखता हूँ, बट डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इस्टेब्लिशमेंट हैं इनसे गिले शिकवे हैं, नाराज़गी है, या वो समझते हैं वो ठीक नहीं कर रहे। लेकिन जो रवैया रखा हुआ है सोशल मीडिया पे भी और बैरून मुल्क बैठे हुए लीडरों ने भी, या वो लीडर हैं या नहीं है मुझे नहीं पता, यूट्यूब भी अब चलाते हैं सारे, तो ये इस सारी चीज़ में पीटीआई उन्हें ऑन करे या डिसऑन करे, लेकिन वो पीटीआई के रहनुमाई कहलाते हैं। क्या तहरीक इंसाफ का इस सारों की मौजूदगी में रास्ता निकल सकता है? और जब बात होती है आप लोगों की तो वो क्या कहते हैं ये लोग, अगर कहीं बात हो या किसी के ज़रिए से खबर पहुंच ही जाती है, वो क्या कहते हैं? बाहर बैठ के तो वो कर रहे हैं सारी चीज़ें, लेकिन इससे आसानी नहीं मुश्किल बढ़ रही है। देखिए, 2-3 तरह के लोग हैं ना। एक लोग हैं जिनके साथ ज्यादतियां हुई हैं और वो अपने गुस्से का इजहार करते हैं बाहर। एक हैं जिनका ख्याल है कि यूट्यूब चलती है, इससे पैसे मिलते हैं। और तीसरे हैं जो कि खुल्लम खुल्ला अब मुल्क दुश्मन एजेंसीज के पे रोल के ऊपर है और वो वहां से फंडिंग भी लेते हैं, चीजें भी करते हैं। अब इन तीनों को आपको अलग-अलग करके जो है वो देखना पड़ेगा। लेकिन असल तो जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जब पीटीआई ऑफिशियल खुद एक कैंपेन में इन्वॉल्व हो जाएगी तो फिर तो कोई जवाब नहीं बचता ना कि किसी को दूसरे को किसी को कहने का कि आप ये क्या कर रहे हैं और इस तरह मुश्किलात में इजाफा होगा। देखिए, सीधी बात है, या तो आप इनकलाब ले आते हैं, आप 1 लाख बंदा, 50,000 बंदा, 10,000 बंदा, 20,000 बंदा आप हर हफ्ते बाहर ले आए और आप कहें कि हम इनकलाब ले आएंगे, तो आप इनकलाब ले आए। आपकी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ तो आपने देख ही ली है। जब भी अलीमा बीबी ने कॉल दी है, मेरे ख्याल 45, 50, 60 से ज्यादा लोग तो बाहर आए नहीं, और वो भी सिर्फ हाजिरी लगा के वापस जाने वाले होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ इनकलाब लाने की तो है नहीं। और जब मेरी आखिरी जो मुलाकात हुई थी खान साहब से, उसमें मैंने उनसे यही अर्ज किया था कि देखिए सर, हम तो मिलिटेंट नहीं, हम कोई बंदूकें उठा के पहाड़ों पे तो नहीं चढ़ सकते, हम तो पॉलिटिशियंस हैं। अगर हमें स्पेस मिलेगी हम पॉलिटिक्स करेंगे, नहीं मिलेगी हम नहीं कर सकेंगे। सो अनफॉर्चुनेटली जो पीटीआई का ये जो फैसला, फिर आप देखिए, एक दिन आप पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं, एक दिन आप पार्लिमानी कमेटियों से इस्तीफा देके इनकलाब पे आ जाते हैं, फिर जो है वो आप खत लिख रहे हैं आपका अपोजिशन लीडर के मेरी गाड़ी कम है, मुझे गाड़ी और दे दें। फिर जो है वो आपका जो दूसरा आपके जो लोग हैं वो रो रहे हैं कि जी हमें इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, हमारे पास तो गाड़ी के पेट्रोल के पैसे नहीं थे, कम से कम गाड़ियां थी। इस तरह तो देखिए आप फैसला नहीं कर सकते, या आप इनकलाबी पार्टी होंगे और उसके लिए आपको निज़ाम से बाहर आना पड़ेगा, और या फिर आप निज़ाम के अंदर रह के गुफ्तगू करेंगे, टेम्परेचर नीचे लाएंगे और अपने लिए रास्ता निकालेंगे। ये एक बड़ा फैसला है जो पीटीआई ने और इमरान खान साहब ने करना है। ठीक है चौधरी साहब, इस वक्त पार्टी कौन चला रहा है? बज़ाहिर तो चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर, जनरल सेक्रेटरी हैं सुलेमान अकरम राजा, लोग लेकिन कहते हैं कि अलीमा साहिबा जो हैं वो सारी चलाती है। तो इस वक्त पार्टी किसके हाथ में है? क्योंकि खान साहब के साथ तो रब्ता नहीं है किसी का। एक पार्टी तो देखिए अल्लाह के सारी चल रही है ना। जो केपी में जो सोहेल अफरीदी को लगाने का फैसला था वो भी कोई इतना अच्छा साबित नहीं हुआ। सोहेल अफरीदी से ना हुकूमत चल रही है ना सियासत चल रही है। अलीमा बीबी से भी जो है वो देखिए, अगर आपने आपको महदूद करें इमरान खान की रिलीज तक और वहां तक स्ट्रेटजी रखें तो सही है उनका, और वो खुद भी ये कहती हैं, मानती हैं। मेरे ख्याल में लोग तो देखिए उन्हीं के साथ है, वर्कर तो उन्हीं के साथ है, लेकिन उनको जो खुद भी एहसास है इस बात का, वो समझती हैं कि जो पॉलिटिकल या पॉलिटिक्स है वो उनके बस की बात नहीं है, ना ही वो लोगों को जानती हैं, ना ही वो स्ट्रेटेजाइज कर सकती हैं। लिहाजा वो जो एक चैलेंज है अलीमा बीबी का पॉलिटिकल इनएक्सपीरियंस का, वो तो है। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर फिर आपको जो एक्सपीरियंस लोग थे वो सारे आपने साइडलाइन कर दिए। फिर आप देखिए जो जेल में है, जिन तक एक्सेस है भी, यानी शाह महमूद कुरैशी है, एजाज चौधरी है, महमूद रशीद है, यास्मीन राशिद है, इन लोगों की कोई हैसियत नहीं है पार्टी में।
अगर इन लोगों की ही कोई बात सुनी जाती और उनका कद बड़ा किया जाता, पार्टी की डिसीजन मेकिंग में उनको शामिल किया जाता, तो फिर भी कोई एक पॉलिटिकल कलर आपको नजर आता। अब तो सारे जो हैं वो इधर उधर से लोग जमा हो गए हैं जिनका ना कोई पार्टी से ताल्लुक है ना सियासत से ताल्लुक है, और वो हमें नजर आता है हर इट्स वेरी एविडेंट फ्रॉम एवरी डिसीजन ऑफ पार्टी। तो ये अचकज़ई साहब को अपोजिशन लीडर बनाने का फैसला और राजा नासिर को ये ठीक साबित हुआ? अब तो काफ़ी वक्त गुजर गया है, इससे कोई फ़ायदा हुआ? देखो, मैं तो पहले दिन से ही कह रहा हूँ ना कि ये तबाहकुन बात है कि आपने क्यों इनको बनाया है। आप देखिए, वफाकी जमात है, आपने एक जो नेशनलिस्ट है उसको उठा के आपने अपोजिशन लीडर बना दिया है। एक सेक्रेटेरियन बेस के ऊपर जो पॉलिटिक्स करते हैं उनको आपने सेनेट में अपोजिशन लीडर बना दिया है। तो एक वफाकी पार्टी तो ये नहीं रिस्क लेती ना जो कि पीटीआई ने किया है इमरान खान ने। ठीक हो गया। फवाद चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। एक तरफ हलीमा साहिबा हैं और दूसरी तरफ पार्टी है, और दरमियान में जो फैसले हैं वो हो नहीं पा रहे। और ख़ान साहब के लिए एक दर्द सर ये लोग भी हैं जो बाहर बैठ के रोज़ इस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कहते हैं, बल्कि अपने कायदीन को भी बुरा भला कहते हैं, जिससे इनकी तहरीक इंसाफ की मुश्किलात कम होने का नाम नहीं ले रही। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।